गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए कैमरे में बंद अपाहिज कविता का अगला भाग देखते हैं क्या है। चलिए मैं लाइनें पढ़ देती हूँ। सोचिए, बताइए, आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है। कैसा यानी कैसा लगता है। हम खुद इशारे से बताएंगे कि ऐसा। क्या ऐसा? सोचिए, बताइए, थोड़ी कोशिश करिए, यह अवसर खो देंगे। आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे। हम इंतज़ार करते हैं, आप भी उसके रो पड़ने का करते हैं। यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। तो बच्चों देखिए, कविता का भावार्थ उसी क्रम में लीजिए जैसे आपने पहले में लिया था। कवि कहता है कि सोचिए, बताइए, अपाहिज होकर आपको कैसा लगता है। अपाहिज होकर आपको कैसा अनुभव होता है। वास्तव में यहाँ इन पंक्तियों में कवि ने कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता के जो निंदनीय उद्देश्य है उसको स्पष्ट करने की कोशिश की है कि जो किसी दुखी, लाचार तथा शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्ति से इस प्रश्न को पूछने में निहित है। वास्तव में किसी कमी वाले व्यक्ति से उसकी कमियों पर प्रश्न नहीं किया जाता। ये मर्यादा के विरुद्ध है। अगर किसी के व्यक्ति में कोई कमी है तो डायरेक्ट हम उसकी कमियों पर उंगली नहीं उठा सकते। उससे जुड़ा सवाल उससे नहीं पूछ सकते। यह व्यक्ति की जो है निजता का हनन उसके अंतर्गत आता है, क्योंकि ये किसी व्यक्ति का जो निजी सवाल है उससे उसके निजी सवाल को करने का हमें कोई अधिकार नहीं है। हम नहीं कर सकते ऐसा। लेकिन यहाँ पर कार्यक्रम को प्रस्तुत करने वाले जो प्रस्तुतकर्ता हैं वे करते हैं। तो जो कवि है उसके इस निंदनीय सवाल पर व्यंग करता है। उस सवाल को समाज के सामने जो उसकी बुराई है, कार्यक्रम को प्रस्तुत करने वाला जो प्रस्तुतकर्ता होते हैं, पत्रकार है, मीडिया है, जो उनके अंदर की जो कमियां हैं उसको उजागर करने का प्रयास किया है कवि ने। और कवि कहता है कि वो प्रस्तुतकर्ता प्रश्न करते हैं कि आपको कैसा लगता है। सोचिए, बताइए, अपाहिज होकर आपको कैसा अनुभव होता है। वास्तव में यह कैसा है, यह निंदनीय प्रश्न है। वह इस दुख को भोग कर कैसा महसूस करता है, जैसा प्रश्न अमानवीयता की हद पार करने जैसा है। वस्तुतः जो दुखी है वह तो स्वयं ही इतना आहत होता है कि उसका कुछ न बोल पाना स्वाभाविक है। लेकिन इतना ही नहीं, व्यावसायिक सफलता के लिए आतुर कार्यक्रम को प्रस्तुत करने वाले प्रस्तुतकर्ता सारी संवेदनशीलता को ताक पर रखकर स्वयं अपंगता को दिखाने वाले इशारे करके अपाहिज व्यक्ति को किसी भी तरह से यह कहने के लिए मजबूर करता है कि वह दुखी है। यानी कैसा, हम हाथ के इशारे से, हम खुद के इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा। ये खुद अपंगता का इशारा करके बताएंगे कैसा लगता है। सोचिए, बताइए, थोड़ी कोशिश करिए, यह अवसर खो देंगे। तो इस तरह से ये जो प्रश्न करने वाले का उद्देश्य है वास्तव में उसका एकमात्र उद्देश्य है अपाहिज व्यक्ति के माध्यम से लोगों के अंदर करुणा एवं दया की भावना को जगा करके उसका व्यावसायिक लाभ उठाना और अपने चैनल को सफल बनाना। कार्यक्रम को प्रस्तुत करने वाला उसके अपाहिजपन को नाटकीय और हास्यास्पद बना देता है। इसके बाद वह दर्शकों को खुद अपने इशारों द्वारा ये बताना चाहता है कि दुख या अक्षमता से ग्रस्त होने पर व्यक्ति की कैसी स्थिति होती है। यहाँ कहता है ना कि पहले प्रश्न करते हैं, फिर खुद इशारे से बताते हैं कि हम खुद इशारे से बताएंगे कि ऐसा, मतलब खुद हम नाटक करेंगे कि ऐसा लगता, मतलब इतना दुख होता है, ऐसा है। जैसे कि आप सुनते होंगे किसी चैनल पर कि किसी का इंटरव्यू होता है तो उससे जो प्रश्न करते हैं तो जो उत्तर वो देता है वो तो देता ही है, और बाकी बातें वो जो प्रश्न करता है वो खुद करते हैं, खुद बताते हैं बातें कि ऐसा है, देखो ऐसा है। तो ज़्यादातर इंटरव्यू जो किसी के नाम के लिए, किसी के अच्छे कार्य करने के लिए जो इंटरव्यू होता है वो तो समझ में आता है। लेकिन अपने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए किसी दुखी व्यक्ति के दुख का व्यवसायीकरण करना ये निंदनीय है, ये अमानवीय है। लेकिन ये जो
चैनल को चलाने वाले होते हैं वो ऐसा करते हैं, क्योंकि इसी के द्वारा तो दर्शकों की ज़्यादा से ज़्यादा सिंपैथी उन्हें मिलेगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोकप्रिय होगा उनका चैनल, लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे। क्योंकि कहते हैं ना कि ऐसी प्रस्तुतिकरण जिसको देखकर लोगों की आंखों में आंसू आ जाए। अब आंखों में लोगों के आंसू तभी आते हैं जब वो कोई बात ऐसी करी जाए, ऐसी कही जाए कि उनके दिल को छू जाए, दर्शकों के दिल को वो बात छू जाए। तो जब हम किसी का दुख परोसेंगे तो वो ज़रूर दर्शकों के दिल को झकझोर देगा, तो उनकी आंखों में आंसू निकल पड़ेगा, उनकी भावनाएं जागेंगी, तो कार्यक्रम ज़्यादा सफल होगा। तो ये ऐसी मानसिकता को लेकर जो लोग चलते हैं, अपने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए इतना नीचे गिर जाते हैं कि वे एक दुखी व्यक्ति का जो है, उसके दुख का जो है व्यवसायीकरण करते हैं, किसी के दुख का बिजनेस करते हैं। तो ये जो है अमानवीयता का जो है पराकाष्ठा है। वास्तव में यहाँ पर इंसानियत खत्म हो जाती है। कवि कहना चाहता है कि वो जो प्रस्तुत करता है अपाहिजपन को नाटकीय और हास्यास्पद बना देता है। वास्तव में वो इस तरह से ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग करके नाटकीय अंदाज में इशारे के द्वारा दुख बताना चाहता है कि वास्तव में वह दुख वास्तविक न होकर नाटकीय हो जाता है। और उस अपाहिज व्यक्ति से बार बार प्रश्न करके, बार बार उससे प्रश्न करते हैं, हम बार बार उसको पूछेंगे कि आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है, बताइए कैसा लगता है, आप कैसा महसूस करते हैं। इस तरह से बार बार प्रश्न करके उसके अपाहिजपन का उसको एहसास करा के उसे बोलने और रोने पर मजबूर कर देते हैं। हम इंतज़ार करते हैं कि अब कौन सा प्रश्न करें, अभी थोड़ा सा भावुक हुआ है, अब और प्रश्न करें, अब ये रो देगा, अब ये रो देगा। इस तरह से वो प्रस्तुतकर्ता उसके रो पड़ने का इंतज़ार करते हैं, और साथ साथ आप भी इंतज़ार करते हैं, आप भी उसके रो पड़ने का। आप भी से मतलब यहाँ पर दर्शकों से है। कवि कहना चाहता है कि प्रस्तुतकर्ता के साथ साथ आप भी उसके रो पड़ने का इंतज़ार करते हैं कि वो रो देगा। तो वास्तव में कवि यहाँ पर स्पष्ट करना चाहता है कि टीवी के कैमरे के सामने बैठा अपाहिज व्यक्ति अपनी शारीरिक अक्षमता या दुर्बलता से हो सकता है परेशान न हो सकता है वो उतना दुखी न हो जितना हम उससे प्रश्न करके उसको दुखी कर देते हैं, जितना हम उससे प्रश्न के द्वारा उसको उसके कमज़ोर होने का उसको एहसास दिला देते हैं। हो सकता है इतना एहसास उसको स्वयं के कमज़ोर होने का न हो, तो भी कार्यक्रम पेश करने वाले उसे मजबूर करेंगे, उसे एहसास दिलाएंगे कि वो कमज़ोर है, वह बेबस है, लाचार है, वह दुखी है। और क्योंकि जब तक वह रोएगा नहीं तब तक कार्यक्रम सफल नहीं होगा। तो इस तरह का जो उद्देश्य है वास्तव में ये क्या है, प्रस्तुतिकरण और कार्यक्रम दोनों को सफल बनाने का उद्देश्य है। परंतु वास्तव में यह कार्यक्रम, ये जो भावना है वास्तव में यह निंदनीय है। ये समाज की एक त्रासदीपूर्ण विडंबना है। वास्तव में ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम अपने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए किसी दुखी व्यक्ति को और दुखी करें। कभी ये भी कहना चाहता है कि अगर हम वास्तव में उसके दुख से परेशान हैं तो हम उसकी प्रत्यक्ष किसी भी तरह से उसकी हेल्प कर दें, उसकी मदद कर दें, उसको उस दुख से बाहर निकलने में उसको सहारा दें, उसका संबल बने। उसको उसके अपाहिजपन से उसके जिस कार्य में रुकावट आ रही है, हम अगर इतने संवेदनशील हैं, उसके दुख से हमें इतना दुख है तो हम उस कार्य को कर दें ताकि उसके रास्ते में जो अवरोध है, जो बाधाएं हैं वो खत्म हो जाए, वो अपने जीवन में आगे बढ़े, वह अच्छा अपना करियर बनाए। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। हम अपने चैनल पर बुलाकर उससे प्रश्न पूछ कर उसको रुलाएंगे और वो रोएगा। हम इंतज़ार करेंगे कि अब किस प्रश्न पर ये रोने वाला है, और जब रोएगा तो हम उसे दर्शकों के सामने उसके प्रत्येक आंसू को दिखाएंगे। ऐसा करके वास्तव में हम अपने चैनल की प्रसिद्धि चाहते हैं।
अपने आप को सफल बनाना चाहते हैं, अपने चैनल को प्रसिद्ध करना चाहते हैं, उसको रुला करके हम जन सामान्य की संवेदना को इकट्ठा करना चाहते हैं, सहानुभूति को बटोरना चाहते हैं और सिर्फ अपने लिए, अपने कार्यक्रम के लिए, अपने आप को सफल बनाने के लिए, अपने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। तो वास्तव में यहाँ पर मानवता का हनन है। क्या एक इंसान होने के नाते एक इंसान का यही कर्तव्य है कि हम स्वयं की सफलता के लिए किसी दूसरे मजबूर व्यक्ति को और मजबूर बना दें और उसको मजबूरी का एहसास दिला दें, किसी दुखी व्यक्ति का दुख और बढ़ा दें? वास्तव में यहाँ पर तो इंसानियत खत्म ही हो जाती है, हम इंसान कहलाने के लायक भी नहीं रह जाते हैं। तो यहाँ पर कवि जो है ऐसी सामाजिक विडंबना पर व्यंग करता है, ऐसे लोगों को आड़े हाथ लेता है जो अपने आप को, अपने चैनल को सफल बनाने के लिए ऐसे कार्यक्रम को प्रस्तुत करते हैं। और ब्रैकेट में लिखा है, यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। तो वास्तव में जब वो व्यक्ति रो पड़ेगा तो रोने वाली स्थिति में होगा तो हम उसके रोने का इंतज़ार करेंगे, तब हम उससे प्रश्न पूछेंगे ना, उससे प्रश्न नहीं पूछेंगे। जब वो रोने वाला स्थिति में हो जाएगा, भावुक हो जाएगा और उसके आँखों से अश्रुधारा बह पड़ेगी तो हम इंतज़ार करेंगे, फिर उससे प्रश्न नहीं पूछेंगे कि आपको रोकर कैसा लग रहा है। जैसे कि यहाँ इस चैनल पर आकर ऐसे प्रश्न का जवाब देकर और ऐसे रोकर आपको कैसा महसूस हो रहा है, हम उससे ये नहीं पूछेंगे, बल्कि वास्तव में सच्चाई ये है कि इस चैनल पर ऐसे सवालों का सामना करके उसका दुख जो है और गहरा होता है। और वास्तव में जितना वो पूरे जीवन दुखी नहीं हुआ था अपनी कमजोरी को लेकर, आज वो यहाँ इस चैनल पर इतना दुखी हुआ है, लेकिन उससे यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। तो यहाँ पर कवि ऐसे लोगों पर व्यंग कर रहा है। और बेटा यहाँ भावार्थ समाप्त हो जाता है। चलिए काव्य सौंदर्य देख लीजिए। यहाँ पर जो भाषा है वास्तव में बहुत कम शब्दों का प्रयोग किया है कवि ने, और भाषा क्या है, सीधी सादी और सामान्य से दिखने वाली भाषा है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये अत्यंत गहरे व्यंग से युक्त है। इसका हर शब्द अपने में बहुत व्यापक अर्थ लिए हुए है और बड़ा गहरा व्यंग करता है समाज के मीडिया कर्मियों पर और उनके वास्तविक चेहरे को बेनकाब करने में सक्षम है कवि की ये पंक्तियाँ। दूसरे लाइन में हम कह सकते हैं कि आज का समाज जो बदल गया है, तो बदली हुई जीवन स्थितियों में सामाजिक यथार्थ के विभिन्न पक्षों पर सजग टिप्पणी करना जो नई कविता का प्रमुख उद्देश्य होता है, उस उद्देश्य में कवि को सफलता मिली है। बच्चों, आप जानते होंगे आपके जो काल विभाजन के क्रम में 1943 से आपका प्रयोगवादी काव्यधारा शुरू होती है और 1951 से आपकी नई कविता का युग आरंभ हो जाता है। तो ये जो रघुवीर सहाय जी हैं, वे नई कविता के कवि हैं। तो नई कविता की जो प्रवृत्ति है वो इस कविता में बिल्कुल से देखने को मिलती है और पूरी तरह से नई कविता की प्रवृत्तियों को अपने में समाहित किए हुए है यह कविता। दूसरी चीज़, इसमें जो इस कविता की जो भाषा है एकदम सहज, सरल और स्पष्ट है और जन सामान्य में प्रचलित खड़ी बोली के शब्दों का ही इसमें प्रयोग हुआ है। लेकिन कवि ने व्यंग्य शैली में अत्यंत संवेदनशील मुद्दे को पाठकों के सामने प्रस्तुत किया है। कौन सा संवेदनशील मुद्दा? वही संवेदनशील मुद्दा कि किसी कमज़ोर आदमी की कमज़ोरी को प्रश्न करके समाज के सामने रखना, उसकी कमी को, उसकी पीड़ा को और विस्तृत करके दिखाना, उसका व्यवसायीकरण करना। तो इसी बात को कवि ने व्यंग्य शैली में पाठकों के सामने रखने का प्रयास किया है और कवि जो कहना चाहता है उसका सही जो पाठकों पर उसका उतना ही असर होता है। पाठक उसको उसी अर्थ में लेते हैं जैसा कि कवि बताना चाह रहा है। तो यहाँ पर भी कवि को अपने उद्देश्य में पूरी सफलता मिली है, इससे ज़्यादा नहीं। धन्यवाद बच्चों।